वंदे मातरम। नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। ब्रिटिश काल से कानून का राज खत्म हो गया है। नए आपराधिक कानून आज से देश भर में लागू हो गए हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ले लिया है। नए कानून में 6 अपराधों में सजा के तौर पर कम्युनिटी सेवा का प्रावधान किया गया है। वहीं महिलाओं से जुड़े ज्यादातर अपराधों में पहले से ज्यादा सजा मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक सूचना से भी एफआईआर दर्ज हो सकेगी। नए कानून का असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा। कानून व्यवस्था आम लोगों के लिए सुगम होगी और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आज से ये नए कानून लागू हो गए हैं पूरे देश में। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे जिनसे नए कानून से जुड़े तमाम उन पहलुओं को समझेंगे। साथ ही साथ लगातार विपक्ष के रिएक्शन भी इस नए कानून पर आ रहे हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अंग्रेजों के काल से चली आ रही ये परंपरा, ये कानून जो लगातार कहीं ना कहीं सजा दिलाने में भी देरी करते थे, एफआईआर दर्ज करने में भी देरी करते थे, इन सभी चीजों से छुटकारा पाते हुए कैसे न्याय प्रक्रिया को तेजी लानी है, वो कहीं ना कहीं इस कानून में देखने को मिलेगा। तो हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। गौरव मिश्रा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर पूजा त्रिपाठी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। इसके साथ ही कालिका प्रसाद जो कि कानून विशेषज्ञ हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत कालिका प्रसाद जी आपके साथ करते हुए, क्योंकि आज बात देश के कानून की हो रही है। वर्षों से चले आ रहे अंग्रेजों के काल से चले आ रहे इस कानून में आज से बदलाव हो गया है। आज एक पत्रकार के तौर पर नहीं, मैं आम जनता के तौर पर इन तीनों कानून के बारे में आपसे बिल्कुल आसान भाषा में समझना चाहूंगी, जिससे आम जनता भी बेहतर तरीके से समझ सके कि उनके देश में कानूनों में क्या परिवर्तन हुआ है। मैं ये कहना चाहूंगा कि 1864 में जो भारतीय इंडियन पिनल कोड बना था, उस समय अंग्रेजी शासन था और उनके कंपल्सन्स बिल्कुल अलग थे, उनकी प्रायोरिटीज बिल्कुल अलग थी, उनके पॉलिटिकल जो ऑब्जेक्टिव्स थे, टारगेट्स थे, वो बिल्कुल अलग थे। 1947 के बाद आज़ादी मिली हमें, तो हमारे देश की प्रायोरिटीज अलग होनी चाहिए थी और हमारे देश के लक्ष्य भी अलग होने चाहिए थे। आप समझिए कि इतने 100 लगभग 170 साल 162 साल कानून चला, इंडियन पिनल कोड भी, उसके बाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी लगभग 150 साल चला है और सीआरपीसी में लेकिन चेंजेस होते आए हैं और सीआरपीसी 1973 में जो चल रही थी वो अभी तक चल रही है। अब ये तीनों कानून बदल चुके हैं, तो एक नई दृष्टि, नया विजन, नई दूरदर्शिता इन कानूनों से आनी चाहिए। जी बिल्कुल। और देखिए, इस नए कानून से उम्मीद अब आम जनता को बहुत ज्यादा हो गई है, क्योंकि ये उनको और सुलभता प्रदान करेगा और इससे लोग जो लगातार कानूनी प्रक्रिया में सालों साल उलझे रहते थे, उससे कहीं ना कहीं छुटकारा मिलेगा। सीधे गौरव मिश्रा जी आपके पास आते हुए, क्योंकि देश में ये नए कानून की शुरुआत आज से होने वाली है और आज से हो गई है, और इसके साथ ही देखिए इस कानून पर क्या कुछ विशेष रहा है, क्या चर्चा रही है, वो भी आपसे जानेंगे। लेकिन विपक्ष इस पर अब सवाल भी खड़े कर रहा है। ऋतु जी, बिल्कुल सही बात है। ऐतिहासिक दिन है। पिछले 4 वर्ष से ये तीनों, जो सीआरपीसी है, आईपीसी है और जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, ये पूरी तरह से बदल जाएंगे आज से। और यहाँ तक कि आज पहला एफआईआर भी कमलानगर थाने में दिल्ली में दर्ज हो गया इन्हीं कानून के अंतर्गत। रही बात विपक्ष की, जहां तक है, विपक्ष जो विरोध कर रहा है, आप देखिए पूरे देश से 18 राज्यों ने इसमें अपनी सलाह दी है। 18 राज्यों ने, 6 केंद्र शासित प्रदेशों ने अपनी सलाह दी है। लेकिन वो राज्य जो कांग्रेस या विपक्षियों द्वारा शासित हैं, उन लोगों ने अपनी सलाह देने से भी अपने आप को दूर रखा है। उनको वही पुराना कानून, अंग्रेजों का कानून, गुलाम परस्त कानून पसंद है और वही कानून खतरे में है। उसी कानून को खतरे में डाल करके पूरा चुनाव का कैंपेन इन लोगों ने तैयार किया
और आज देखिए ये कानून लागू होने के बाद जो एक कवायद लंबे समय तक रही है इस देश में कि अंधा कानून है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, आज हर सजा का टाइम बाउंड प्रोग्राम तय कर दिया गया है, चाहे वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हो या फिर कोर्ट के फैसले की रिपोर्ट हो, और साथ ही साथ इसको अपग्रेड करके तकनीक को भी इसमें जगह दी गई है और उसको भी साक्ष्य में जोड़ा गया है। तो समय के अनुसार जो एक कॉलोनियल मानसिकता से ये देश ग्रसित था, सही कहा अभी हमारे एक्सपर्ट ने, 1860 का कानून, 1873 का कानून, ये अभी तक इस देश को ढो रहा था। तो स्वाभाविक है उनकी प्रायोरिटीज, उनकी प्राथमिकताएं उनके शासन को बचाने की थी, उनके लोगों को प्रोटेक्ट करने की थी। वहीं आज भी कांग्रेस अगर इस तरह की बात करती है तो कहीं ना कहीं ये उन्हीं से, जिनसे ये ट्रांसफर ऑफ पावर लिए हैं, उन्हीं के अधिकारों को सुरक्षित करने की कवायद स्वतंत्र भारत में कर रहे हैं। ये इनके कॉलोनियल, इनके गुलामी की मानसिकता को प्रमाणित करता है, सत्यापित करता है। वहीं आज देश एक नए एरा में जा रहा है और देश इसका स्वागत कर रहा है। और सभी संस्थाएं देश की, चाहे लॉ एकेडमीज हो, यूनिवर्सिटीज हो, जितने भी कानून से संबंधित अन्य संस्थाएं हो, चाहे सरकारी संस्थाएं क्यों ना हो, सबने अपना सलाह दिया है। देश के 144 से ज्यादा एमपीज ने इसमें अपनी सलाह दी है, 240 से ज्यादा एमएलएज ने अपनी सलाह दी है। तो मुझे लगता है कि इसका भरपूर स्वागत करना चाहिए और ये एक सतत सुधार की प्रक्रिया है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी जो गुंजाइश होगी इसमें सुधार की, सरकार को उधर ध्यान देगी और उसमें सुधार करेगी। ठीक है, पूजा त्रिपाठी जी आपके पास आते हुए, क्योंकि आज से देश में एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है जिसको आज से लागू कर दिया गया है। इस फैसले का जो पूरा इम्पैक्ट रहने वाला है, कहीं ना कहीं जनता ये मान रही है कि इसका फायदा उनको सीधे तौर पर मिलेगा, लेकिन विपक्ष का इस पर क्या कुछ रोल है, क्या रिएक्शन है? क्योंकि पी चिदम्बरम जी कहते हैं कि बहुत जल्दी में ये फैसला किया गया, इस पर चर्चा नहीं हुई। उधर ममता बनर्जी जी चिट्ठी लिखती है प्रधानमंत्री को। देखिए ऋतु जी, कानून कैसे बनता है इस देश में? इस देश में सदन में अधिनियम लाते हैं मंत्री महोदय और उसके बाद उस पर डिस्कशन होता है। तो हम यहाँ बात करेंगे सबसे पहले फेज की, सबसे पहले लेवल की डिस्कशन की। जब 146 के करीब सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया, तब ये 3 नियम जो है, 3 अधिनियम ये होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी लेकर आए। उसके बाद हम बात करते हैं डिस्कशन की, तो डिस्कशन तो खत्म ही हो गया, पूरा का पूरा अपोजिशन बाहर बैठा था, वॉइस वोट इनकी मेजॉरिटी थी, वो पास हो गया। उसके बाद ये स्टेक होल्डर कमेटी में जाता है कोई भी कानून, चाहे वो 1947 से हो, चाहे हम 2024 की बात करें। तो उसके बाद स्टेक होल्डर कमेटी में जब जो भी इसके विपक्षी मेंबर्स थे अपोजिशन पार्टीज की, उन्होंने कहा ये बहुत ही लंबा और बहुत ही एक्सटेंसिव कानून है, इसके लिए उन्हें समय चाहिए। तो उन्होंने जुलाई से सितंबर तक का समय मांगा, पर वो समय नहीं दिया गया। उन्होंने दिया गया कि आपको ये नोटिफाई करनी है कि राज्यसभा में गया, सांसद तो सस्पेंड थे कि, और उसके बाद ये बिल होके आ गया। हमारा कहना है कि जब आप इतना ट्रांजिशन कर रहे हैं, इतना रिवोल्यूशनरी फेज ला रही हैं, तब आप कोई भी कानून, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, पर ये तो बहुत ही बड़ा मेजर कानून था कॉलोनियल रूल को चेंज करने का, उसको आप बिना डिस्कशन, बिना डेलिब्रेशन, बिना स्टैंडिंग कमेटी में कंसल्ट किए, बिना पब्लिक कंसल्टेशन के लिए ओपन किए, आपने से 1 जुलाई से लागू कर दिया। और ये आयरनी है इस देश की कि 1 जुलाई में पहली एफआईआर एक रेहड़ी वाले पर हुई है जो अपनी रोजी रोटी कमा रहा था और उसको किया गया। और जहां तक बात है, ये बिल कहता है कि ये सेडिशन को हटाता है, तो वही सेक्शन 152 है भारतीय न्याय संहिता का, उसमें एक एडिशनल चीज जोड़ दी गई है कि अगर आप सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को देश की पर वो करते हैं, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जो ये सेडिशन लॉ में भी नहीं था 124 ऑफ यूएपीए में, जिसको अभी तक ड्रैकोनियन और ये कहा गया था। तो जब ये क्लॉज आता है, तब आप इस तरीके का जो ये लैंग्वेज यूज करते हैं कि एंटी नेशनल है, आप सरकार से क्वेश्चन पूछिए कि चीन सीमा के अंदर क्यों आ रहा है, हमारे सैनिक क्यों शहीद हो रहे हैं, और आप इस तरीके की बयानबाजी क्या करते हैं, तो आप उसे एंटी नेशनल कह देंगे, आप उसे अर्बन नक्सल कह देंगे। यह लॉ उस प्रकार की जो अभी तक जिसकी लीगल वैलिडिटी नहीं थी, उसको ये जस्टिफाई करता है। दूसरा इसमें यह है कि कोई भी नॉन वायलेंट डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट को ये टेररिज्म की श्रेणी में डालता है। इस देश को आजादी अहिंसक डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट के गांधी जी के द्वारा मिली थी, और ये इसे टेररिज्म के एम्बिट में लाकर छोड़ देता है। दूसरा, इसका
तीसरा क्लॉज 224 है, ये फास्टिंग, ये जो अनशन है, जी। आमरण अनशन है, उसको क्रिमिनलाइज करने की बात करता है। मजे की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का, चाहे अरुण जेटली जी का छात्र आंदोलन हो, चाहे ये प्रोटेस्ट, इनकी राजनीति ही 70s 80s के प्रोटेस्ट से निकली है और ये प्रोटेस्ट को ही क्रिमिनलाइज करते हैं। वहीं अगर हम क्लॉज 139 की बात करें तो अभी तक था कि आप 5 लोग मजिस्ट्रेट की इजाजत के बिना असेंबल नहीं हो सकते। अब ये कहता है कि आप उनपे सेना का, आप उनपे शक्ति का उपयोग करेंगे। तो मेरा कहना है, क्या आपके पास इतना पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आप पुलिस राज कर रहे हैं? आपने पुलिस की कस्टडी की दिनों की संख्या 15 से बढ़कर 90 दिन कर दी है। 90 दिन कोई बिना कस्टडी रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप सीआरपीसी और बीएनएस दोनों रहेंगे। तो इंदिरा जयसिंह ने अभी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में कहा कि आपने किससे कंसल्ट किया? बार एसोसिएशन चिट्ठी लिख रहा है, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन चिट्ठी लिख रहा है, 250 से ज्यादा रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट चिट्ठी लिख रहे हैं कि इतनी जल्दी मत लाइए। हमारा भी कहना है, देखिए, हम कुछ चीजों का हम स्वागत भी करते हैं, चाहे वो टाइमलाइन हो, चाहे वो डिलीवरी ऑफ जजमेंट हो, चाहे वो 0 FIR हो, चाहे वो वर्चुअल हियरिंग हो, चाहे छोटे मोटे ऑफेंसेस के लिए कम्युनिटी सर्विस, हम उसका स्वागत करते हैं एज अपोजिशन पार्टी। पर हमारा कहना है, बिना स्टेक होल्डर डिस्कशन, बिना डेलिब्रेशन, आप इतना महत्वपूर्ण रूल जो कि पुलिस राज के बराबर है, आप उसको देश में बिना डिस्कशन के ला देते हैं। और यही विपक्ष की मांग है कि जब आज संसद दोबारा रिकन्वीन हुई है, जब सांसद हैं, तो बिना उनको सस्पेंड करिए छोटी सी बात पर, आपको इस बिल पर, आपको इस कानून पर डिस्कशन करना चाहिए था। क्योंकि हर एक व्यक्ति को, आपको, मेरे, चाहे विपक्ष का नेता हो, चाहे सरकार का व्यक्ति हो, हर किसी को ये इम्पैक्ट करता है। आज एक रेहड़ी वाले पर FIR हुई ना, कल पर हम पे भी हो सकती है। तो जब इतना इंपॉर्टेंट बिल है, तो आप बिना स्टेक होल्डर डिस्कशन के आप उसे कैसे लाए? आपने पास भी करवा दिया, आपने आज उसको लागू भी करवा दिया। तो विपक्ष की यही एक मांग है, मुझे लगता है। अगर हम बड़ा मुद्दा उठाएं और बाकी क्लॉजेस की, तो मैंने आपसे बात की। ठीक है, गौरव जी, इसका जवाब दीजिए। देखिए ऋतु जी, एक विषय इन्होंने सेडिशन का उठाया। 124A में जो सेडिशन का जो कानून था, वो सरकार के विरोध में यदि कोई बोलता है तो उस पर राजद्रोह का मुकदमा लगता था। लेकिन अब उसको विस्तार दे दिया गया है। अब इस बात का लाइसेंस नहीं दिया जा सकता कि आपको इस बात की छूट है कि आप देश का खुलेआम विरोध करेंगे और भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह करेंगे, और राहुल गांधी वहां जाकर खड़े होकर के उनका समर्थन देंगे। भारत की संप्रभुता को आप सार्वजनिक रूप से चुनौती नहीं दे सकते। ये बात स्पष्ट तौर पर अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए। दूसरी जो बात सबसे महत्वपूर्ण, पूजा जी ने कहा कि इनको संज्ञान में नहीं लिया गया, इनको सुना नहीं गया। 370 भी पास हो गया, 370 एब्रोगेशन हो गया उसका, उसमें भी ये लोग थे, कहां थे? और रही इसकी जहां तक बात है, तो 144 MP जिन्होंने इन रिटर्न अपना सजेशन दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं, सभी पार्टियों के मिला करके हैं। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। 5 हाई कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट की जो CJ हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। इन सारे लोगों ने, 5 जो लॉ के कॉलेजेस हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। इन लोगों ने सलाह दिया है, आपको अपनी सलाह देनी चाहिए थी, लेकिन आपने तो अपने राज्यों को ये उचित भी नहीं समझा कि इसमें प्रतिभाग करें, इसमें वो अपनी कोई सलाह भी दे। तो जो अपने पुराने गुलामी मानसिकता में ही जीना चाहता है और उसी की रक्षा के लिए लड़ रहा है, पूरे देश भर में कैंपेन कर रहा है, तो उससे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? मुझे लगता है कि देश की जनता के हित में, महिलाओं के हित में, आम जन के हित में ये बहुत महत्वपूर्ण कि जब आप सदन से विपक्षी सांसदों को निलंबित कर देंगे, तो वो क्या सलाह देंगे? वो क्या बाहर खड़े होकर प्रोटेस्ट में सलाह देंगे? आप खुद ही अपनी बात सुनिए। आप 144 की बात करते हैं, आपके पास पिछली बार मेजोरिटी थी, आपने 146 सांसदों, उस सदन का 25% जो था वो बाहर था। 58 मीटिंग्स में सारे लोगों ने हिस्सा लिया है। आपने स्टैंडिंग कमेटी के पास लेकर गए, स्टैंडिंग कमेटी को इंफॉर्मेशन भेजा है, सबकी ट्रेनिंग चल रही है पिछले सालों से, सारे विभागों की ट्रेनिंग चल रही है, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, जुडिशरी हो या फिर पुलिस विभाग हो। आप कहां हैं अभी तक? ये 4 साल पहले से ये प्रक्रिया चल रही है, आज आप ये विषय उठा रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं? ये ठीक नहीं। ये रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स कांग्रेस के तो है नहीं, ये रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स अपोजिशन पार्टीज के तो है नहीं। 250 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स ने चिट्ठी लिखी है, 250।
और ये जो अपनी हाँ, सर्विस दे चुके हैं, अवार्ड वापसी, तो आप अवार्ड मुझे वापसी बताइए, भी, आप अवार्ड अपने वापसी वापसी भी अनुसार, बहुत सारे अपने लोगों लॉ ने के किया अनुसार था। इन्हें एंटी नेशनल बहुत कह सारे देंगे, लोगों ने अवार्ड अपने वापसी गैंग बना अननेशनल लिया कह था। देंगे। तो और उस पर अगर जाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं, किसी पोजीशन का दे एक जो रहा है, सिस्टमेटिक अगर व्यवस्थित आपको तरीका है कोई उस तरीके से आना ऐसा पड़ेगा पोजीशन दे और रहा है तब अपना विरोध दर्ज कराना पड़ेगा। हो जिस सकता प्रकार है, की तो एनआरकी आप में उसे जाकर के ठीक। किसी चीज में सुधार नहीं लाया जा सकता। ठीक है, मैं कालिका जी आपके पास सीधे आना चाहूंगी क्योंकि कानून की बेहतर जानकारी आपको है। आप बेहतर तरीके से ये समझ सकते हैं कि इन तीनों कानूनों की इस देश में कितनी जरूरत थी और इसकी लूप होल्स क्या क्या है। जिस तरह से पूजा जी ने कहा कि कई चीजें इसमें बेहतर है, लेकिन और भी बेहतर हो सकता था कि अगर ये डिस्कशन बेहतर तरीके से किया जाता, साथ बैठकर बातचीत होती, तो शायद और बेहतर कानून की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती थी। मैडम, मैं ये कहता हूं कि मैं ज्यादा पॉलिटिकल नहीं जाऊंगा। जी, I will just बिल्कुल, मैं speak कानून on the के विशेषज्ञ compulsions, के तौर पर social जानना चाहूंगी। जी, compulsions। समाज के सामने कंपल्सन क्या थे? 1964 में जब आईपीसी था तब क्या कंपल्सन्स थे? आज 2024 में 5 करोड़ जो है केसेस पेंडिंग है कोर्ट में। कैसे निस्तारित होंगे यदि आप त्वरित न्याय नहीं देंगे? अगर आपकी प्रोसीजरल जो है वो इतनी उलझी हुई वो होंगी, प्रोसेसेस होंगी, तो फिर कैसे न्याय आ सकता है? 20-20 साल से लोगों के छोटे से मामले, इसके जो लैंड में जो प्रोप्राइटरशिप या दाखिल खारिज जिन्हें कहते हैं, 20-20 साल तक चलते हैं। बिल्कुल। आप मुझे बताओ ये क्या है? देखिए, लॉ का, जस्टिस का, जो मैं टीचर हूं, मैं इसलिए इसी भाषा में बात करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। लॉ का और जस्टिस का जो है मुख्य और विधायिका का मुख्य काम है डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस। सब आदमियों को न्याय मिले। आज जनसंख्या 140 करोड़, तो आपको नए नए रेमेडीज भी ढूंढनी पड़ेंगी, नए प्रैक्टिसेस भी ढूंढने पड़ेंगे, ताकि 140 करोड़ जनता को लगे कि हाँ, उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद है। ठीक। 25-25 साल तक जो है मुकदमे चल रहे हैं। अभी मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। सुशांत सिंह राजपूत का केस चलते हुए 4 साल हो गए। क्या हुआ उसमें? इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग पड़ी है, कोई चार्जशीट नहीं, कुछ नहीं। ऐसे थोड़ी चलेगा जस्टिस। और 5 करोड़ जो है केसेस पेंडिंग है कोर्ट्स में। तो ये जो नए कानून है ये बहुत गति देंगे। और 2-3 चीजें इसमें मैं बहुत अच्छी देखता हूँ, जैसे एक प्ली बार्गेन है। छोटे मोटे अपराधों के लिए जो है आदमी आए अदालत में, वो कहेगा साहब मैंने अपराध किया है और मैं अपना दंड जो है स्वीकार करने को तैयार हूं। आई डोंट वांट टू कंटेस्ट। प्ली बार्गेन का जो सिंपल फंडा वो है आई डोंट वांट टू कंटेस्ट। अमेरिका से शुरू हुआ ये फंडा, यूरोप तक चला। अब अगर इसको यहाँ जगह दी जा रही है तो ये भी छोटे मोटे अपराधों के निस्तारण में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं, लोक अदालतों में आपराधिक केस डिसाइड नहीं होते। क्यों? कि अभी तक की व्यवस्था ये है कि आपराधिक केस तो जो है स्टेट के खिलाफ हो सकते हैं, तो स्टेट के खिलाफ कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। और स्टेट के खिलाफ जो लायबिलिटी है वो जो है आपके ये कोर्ट्स जो है वो खत्म नहीं कर सकते। प्ली बार्गेन में ये होगा कि छोटे मोटे अपराध हैं तो आपकी दैनिक लोक अदालतें लगती हैं, उसको भी निस्तारित कर सकती हैं, रेगुलर कोर्ट्स भी निस्तारित कर सकती हैं। 2-3 कमियां जो है वो मैं बाद में बताऊंगा, उन पे अगर समय रहेगा तो डिस्कस करूंगा। जो मेरी दृष्टि में है प्योरली लीगल। मैं फिलहाल तो मैं इतना ही कहूंगा कि नया प्रयास, बहुत अच्छा प्रयास। पूजा त्रिपाठी जी, आपके पास आते हुए, माना विपक्ष का ये काम है कि जो कमियां हैं, जो चीजें लैक हो रही हैं, लूप होल्स हैं, उनको सामने रखना। लेकिन अगर देश में ऐतिहासिक परिवर्तन हो रहा है, एक और अच्छा कदम बढ़ाया जा रहा है, सालों साल आपने भी देखा होगा न्याय के लिए कितने दर लोग भटकते रहते हैं, साल साल बीत जाते हैं, बहुत लोगों की तो मृत्यु हो जाती है, न्याय उसके बाद मिलता है। अगर उस चीज को बेहतर किया जा रहा है तो विपक्ष का साथ क्यों नहीं मिल रहा है? गौरव जी ने 370 का भी जिक्र किया। 370 की भी जब स्थिति थी तब यही हाल था, विपक्ष तब भी साथ खड़ा नहीं था, लेकिन वो कदम जरूरी था। देखिए रितु जी, जब आप किसी सरकार की निंदा करने के लिए जब आप कहते हैं ना, जब देश की एकता अखंडता, ये देश की एकता अखंडता या किसी नॉन वायलेंट डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट के लिए को आप क्रिमिनलाइज करते हैं, तो जितने भी कानून, अभी कालिका जी मुझसे ज्यादा जानते हैं, पर जितने भी कानूनविदों की चिट्ठी मैंने पढ़ी है, उन्होंने कहा कि अब देश में कंफ्यूजन हो जाएगा, इसे आईपीसी से करें कि इसे बीएनएस से करें।
इससे देश में केसेस कम होने के वजह से बल्कि 30 से 40% लोड और बढ़ जाएगा। और अब सबसे बड़ी बात, किसी भी गरीब और वंचित वर्ग को न्याय से हम वंचित नहीं रख सकते। आप उस पे जब इतना ड्रेकोनियन, इतना ज्यादा पावरफुल सेक्शन 150 ऑफ बीएनएस लगाते हैं, तो आप उसको बिल्कुल कहते हैं ना, वही जो मैंने कहा एंटी नेशनल अर्बन नक्सल की, हमें कानून से दिक्कत नहीं है, ये बात मैं फिर से कहूंगी। हमने कानून के कुछ प्रावधानों का स्वागत भी किया है, पर उस कानून को डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी जैसे भयंकर राक्षस मत बनने दीजिए। आपने इसमें जो पुलिस राज के क्लॉजेस किए हैं, ये हमने क्या, आप चलिए आप विपक्षी नेता है तो पॉलिटिक्स करते हैं, ये जो सारे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स कह रहे हैं, ये हर बार एसोसिएशन चिट्ठी लिख रहा है, ये बड़े बड़े कानूनविद कह रहे हैं कि आपने अगर इसे अनलीश कर दिया, आपने अगर इसे छोड़ दिया, तो यह अपने आप में जो कहते हैं ना फ्रैंकेनस्टीन मॉन्स्टर जो मिथ्या है कि वो खुद में इतना बड़ा हो जाता है कि इसे कंट्रोल करना मुश्किल है। तो आप जब क्लॉज 224 की बात करते हैं, इसमें क्लॉज 149 की बात करते हैं, तो आप किसी भी प्रोटेस्ट को, किसी भी आमरण अनशन को, किसी भी, आज लद्दाख में लोग आमरण अनशन पर बैठे थे ना, किस बात पे बैठे थे, क्या वो एंटी नेशनल हुए? पर इस क्लॉज के अंदर वो एंटी नेशनल होंगे और उन्हें देश की एकता और अखंडता को परेशान करने के लिए उन्हें अंदर कर दिया जाएगा। पर वो तो अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए बैठे थे, अपने चारागाह के लिए बैठे हुए थे। पर वही मैं कह रही हूँ कि आपने सेडिशन लॉ को, कोई भी अच्छी चीज आती है तो देखिए विशेषताएं तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन लूपहोल्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, डिमेरिट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, और उसे समझना बहुत जरूरी है कि विशेषताएं तो 100 हो सकती है, लेकिन 10 उसमें ऐसी भी चीजें होंगी जो उसके लूपहोल्स होंगे, डिमेरिट्स भी होंगे, और उसका नुकसान कहीं ना कहीं जनता को झेलना पड़ सकता है। उसके बारे में मैं कालिका जी से जानूंगी, लेकिन गौरव जी सीधे आपके पास आते हुए, क्योंकि ये नया कानून एक तरह से एक ऐतिहासिक फैसला तो है, लेकिन इस परंपरा को लागू करना एक बड़ी चुनौती उस तरह रहने वाली है, क्योंकि जो पद्धति चली आई है सालों साल, उसको बदलना, उसकी ट्रेनिंग देना, तैयारी करना, ये बड़ी चुनौती रहने वाली है। जी हाँ रितु जी, इसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई है जी। और बाकायदे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने सभी विभागों को, सभी मंत्रालयों को चिट्ठी लिख करके इसके कॉन्फ्रेंसेस, इसके वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करने शुरू कर दिए हैं। यहाँ तक कि कोर्ट्स में भी, दिल्ली के सभी कोर्ट में इसका सेशन चल रहा है, और सभी जिला के कचहरियों में भी बारकोड बाकायदे इशू किया गया है। उस बारकोड को स्कैन करके नए कानूनों को लोग डाउनलोड कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। इससे संबंधित किसी भी प्रकार की अगर क्वेरी है तो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च इंस्टीट्यूट में उसको फोन करके या उससे संपर्क करके उससे विस्तार से मांगा जा सकता है। तो इसको लागू करने में वो सारी प्रक्रिया जो प्रशिक्षण से संबंधित है उसको पूरा करने के लिए सरकार कटिबद्ध है, और अलग अलग एजेंसियां, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल पे हो या सरकारी संस्थाओं के स्तर पर हो, इसको बहुत तेज गति से, और आज से नहीं पहले से ही ये शुरू हो चुकी है ये प्रक्रिया। तो मुझे लगता है कि इसको अडॉप्ट करने में किसी भी नए सिस्टम को थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन इस भरपूर इसको अडॉप्ट किया जा सकेगा। और आने वाले समय में मैं ये नहीं कहता कि इसमें जो चीजें आई हैं वो 100% लोगों के लिए स्वीकार्य होंगी। हो सकता है कि इसमें भी भविष्य में परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़े तो उसमें भी किया जाएगा। मुझे लगता है कि समय के अनुसार जो बदलाव है उस बदलाव को स्वीकार करने की आवश्यकता है। वहीं इस बात पर कांग्रेस को या विपक्षियों को सबसे ज्यादा परेशानी है, क्योंकि वो सेक्शन 150 जो अब लागू हो गया है वो इनको इस बात की छूट नहीं देगा कि पर्यावरण के नाम पर आप सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स 20-20 साल, 25-25, 30-30 साल रोक करके रखिए। आप प्रोटेस्ट के नाम पे, डेमोक्रेसी के नाम पर डेमोक्रेसी का ही गला घोटिए। 1.5 साल तक करोड़ों लोगों को आने जाने में तकलीफ हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, और आप आंदोलन करते रहे। ठीक है गौरव जी, मैं आपको यहीं पर रोकना चाहूंगी क्योंकि समय की कमी है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज से ये नया कानून, ये 3 प्रमुख कानून जो पुराने ब्रिटिश काल से चले आ रहे कानून में परिवर्तन लाएगा, और कहीं ना कहीं जनता के लिए ये सुलभ लेने वाला है। जनता इससे कितना लाभ उठा पाएगी ये देखना होगा। फिलहाल इस चर्चा को यहीं विराम देती हूं। नेटवर्क 10 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जय हिंद।